सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी जोग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 को। मैंने चैप्टर नंबर 4 को स्किप किया है बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। वो मतलब एक बार रीड कर लीजिएगा, बस इनफ है, अदरवाइज क्वेश्चंस उससे नहीं आते, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। सो लेट्स गो विद चैप्टर। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यहाँ फ्रेंड्स परिमंडल यानी कि परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों का मतलब ज्यामंडल, यानी सारे प्रकार के जो मंडल हैं इन सभी को जोड़ के इन्हें परिमंडल कहा जाता है, और हम पूरी ज्योग्राफी में इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव जहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें मतलब भूमंडल यानी कि जो हम रहते हैं, लैंड यानी कि पृथ्वी है, इसका सतह है। तो यहाँ पर विभिन्न महाद्वीप उपस्थित है। तो ये महाद्वीप जिस पर जो ठोस भाग है, लैंड है, उसके उसमें जो होती है वही भूमंडल है। ओके। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल का, यानी कि ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ गैस की परतों से ये घिरा हुआ है, ये वायुमंडल है। ये वायुमंडल एक तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की रक्षा ही करता है। तो और ये वायुमंडल हमारे जीवित रहने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो गैसों की जो परत है जो पूरी तरह से पृथ्वी को घेरे रहती है, ये इसे वायुमंडल कहते हैं, और ये जो लैंड है जहाँ हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ओके। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है, तो इस वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें जैसे सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जलवाष्प भी पाए ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं हैं, जैसे बर्फ, जलवाष्प सम्मिलित है। तो पृथ्वी पर हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है, और नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो ये जो जल से घिरा हुआ भाग है, ये महासागर हैं, इन्हें जलमंडल कहा जाता है। महासागर ये बेसिन कहा जाता है, और इन महासागरों में जल के विभिन्न फॉर्म्स होते हैं। आइस मतलब कि बर्फ, और जल लिक्विड, और जलवाष्प गैस, ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जीवमंडल, एक मिनट, तो जीवमंडल जो है वो एक्चुअल में वो स्थलमंडल भी है, वायुमंडल भी है और जलमंडल भी है। जैसे ये स्थलमंडल है, ये जलमंडल है और ये वायुमंडल है। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन, ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, तीनों का इंटरसेक्शन, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इसका ये जो भाग है ये ही है ज्यावमंडल। ज्यावमंडल इसलिए क्योंकि ज्याव यानी कि जीवन, जहाँ जीवन संभव है, जहाँ जीवन के जीवित रहने के लिए जो विभिन्न तत्व हैं वो मौजूद होते हैं, जहाँ जीवन संभव होता है उसे
जलमंडल कहते हैं। ओके, तो और मंडल, जैव मंडल यानी जीवन, और मंडल यानी कि वो बहुत किसी बहुत बड़े भाग को, यानी कि जल का भी बहुत बड़ा भाग जलमंडल हो गया, स्थल का बहुत बड़ा भाग स्थलमंडल हो गया, वायु का बहुत बड़ा भाग वायुमंडल हो गया। उसी तरह से जहाँ जीवित जीवन संभव है उसके बहुत बड़े भाग को, उसके बहुत बड़े भाग को जैवमंडल कहते हैं। ओके, भूमंडल। एक मिनट, यहाँ देखते हैं शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर, एडमास का अर्थ वाष्प, उड्डर का अर्थ जल, बायोस का अर्थ जीवन। तो ये जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, ये इन सभी शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है उसके बारे में बताया गया। ओके, लेट्स आगे बढ़ते हैं हम। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। तो जो स्थल मंडल, जो लैंड है, वो भूमंडल कहलाता है। भूपर्पट्टी, इसके बारे में तो अलग से चैप्टर ही है। उसकी पृथ्वी की संरचनाएं, वो अलग ही चैप्टर होता है, उन्हें हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो पृथ्वी की जो ठोस भाग है, लैंड है, वो भूमंडल कहलाता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते। तो ये जो मिट्टी है, हम सभी जानते हैं कि मिट्टी में भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इन्हीं पोषक तत्वों के बारे में कहा गया है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व में सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र में देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? ओके, तो ये जो पृथ्वी है, यहाँ वहाँ बहुत सारे लैंड भी हैं और महासागर भी हैं। तो ये जो महासागर हैं, ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। ये सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये लैंड है, ये लैंड आगे हम मैप में देखेंगे, ये लैंड आपस में जुड़े हुए नहीं होते, वे टुकड़ों में विभक्त हैं, अलग अलग हैं। तो वही कहा गया है कि स्थलीय भाग आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जो भूमंडल है वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जा सकता है। तो समुद्री भाग, जैसे ये मान लेते हैं एक महासागर है, तो इसका जो ऊपरी भाग जो हम देखते हैं, इसे तल कहते हैं, और इसका जो निचली भाग, बॉटम पार्ट, जहाँ जो महासागर के भाग की गहराई है, उसे नीतल कहते हैं। तो ये जो तल है, ये पूरे विश्व में सभी जगह समान होती है। जबकि ये जो लैंड है, मान लीजिए ये लैंड है, तो ये कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, मतलब इसमें विविधताएं पाई जाती है। और ये जो है सभी जगह समान होता है। इसलिए हम किसी भी ऊंचाई को मापने के लिए सी लेवल, तल को इंग्लिश में सी लेवल कहते हैं, तो सी लेवल से ही मापा जाता है। ओके, अब इस मैप में, ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें देखते हैं स्थल मंडल और मतलब भूमंडल और जलमंडल को। तो ये जो आप महासागरें देख रहे हैं, ये सारे महासागरें हैं ब्लू वाली, ये सभी आपस में जुड़ी हुई हैं, ये टूटी हुई नहीं है। मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये कहीं से भी इसकी जो सीमाएं हैं, बॉर्डर, ये नहीं दी गई है। जबकि ये महाद्वीप है, ये एक महाद्वीप है, इसकी एक बॉर्डर है, इसकी एक सीमा है।
ये आप किसी भी महाद्वीप को देख ले, इसकी एक सीमा है और ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। ये यहाँ से अलग है। ये एशिया और यूरोप जो है ये जुड़ी हुई दिखाई दे रही होगी, परंतु यहाँ एक यूराल पर्वत है जो इन दोनों को अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया भी अलग है, अफ्रीका भी पूरी तरह से अलग है। तो महाद्वीप जो हैं विभिन्न टुकड़ों में बटे होते हैं और महासागर जो हैं होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और हमारे 5 महासागर होते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, दक्षिण महासागर। यहाँ महाद्वीप में एक अंटार्कटिका ये छूट गया था, 7वां ये अंटार्कटिका होता। तो महासागर: प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर। ओके, तो ये जो हमारे हैं ये 5 महासागर हैं। यही इन्हीं को जलमंडल कहा जाता है और ये महाद्वीप है। ओके, तो यूरोप और एशिया इन दोनों को प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो 2 विभिन्न भागों में बांटता है, ये यहाँ यूराल पर्वत आपको दिख रहा होगा, छोटा सा यूराल पर्वत है जो इन दोनों को अलग करता है। और ये यूरोप और एशिया ये जो भाग है, मतलब जहाँ दोनों जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, उस भाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, इन दोनों को जोड़ के यूरोशिया कहते हैं। इस भाग को यूरोशिया कहते हैं। अब हम देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आप किसी भी महाद्वीप को देख सकते हैं। यहाँ कर्क रेखा गुजर रही है उत्तरी अमेरिका में, यहाँ विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजर रही है, और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजर रही है, एशिया से कर्क रेखा गुजर रही है। लेकिन तीनों रेखाएं जो हैं वो ओनली एंड ओनली अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। और विषुवत रेखा जो है इसे लगभग बराबर नहीं कह सकते, लेकिन लगभग बराबर भागों में बांट सकती है, लगभग मध्य भाग से होकर गुजरी हुई है। और अफ्रीका में कुछ विशेष चीज़ें हैं, यानी विशेष यहाँ विविधताएं पाई जाती हैं। तो ये यहाँ सहारा मरुस्थल, नील नदी। सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और सबसे गर्म मरुस्थल है। यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। और ये नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी या बड़ी नदी कह सकते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, डेकेन्सबर्ग पर्वत भी है। और ये अफ्रीका में ही अमेजन का जंगल पाया जाता है। ये इस रीजन में अमेजन का जंगल पाया जाता है। अमेजन का जंगल यानी कि अमेजन के जंगल को विश्व का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 20% जो ये ऑक्सीजन होता है वो अमेजन नदी से ही मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं, खतरनाक सांप हैं। इनके बारे में तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक जंगल होता है, सबसे बड़ा जंगल है और यहीं से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और यहाँ सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, सबसे बड़ा नदी भी है। और अमेजन की जो नदी है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो आप देख सकते हैं अफ्रीका में कितनी ज़्यादा विविधताएं पाई जा रही है, जैव विविधताएं। सबसे गर्म भी है, सबसे विषुवत रेखा पे है तो सबसे गर्म ही होगा। विषुवत रेखा का जो भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो विषुवत रेखा इसे मध्य भाग में काटती है, तो ये सबसे गर्म ही महाद्वीप होगा। यहाँ सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। साथ ही यहाँ सबसे बड़ी नदी भी पाई जाती है और यहाँ सबसे चौड़ी नदी भी पाई जाती है।
और यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा जंगल भी पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना कह सकते हैं अनोखा अनोखा महाद्वीप है एक। तो आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को जो जोड़ती है ये यहाँ पर पनामा की जल संधि, पनामा की जल संधि इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ती है। ये जल संधि कह सकते हैं कि दो स्थलीय भाग को एक सकरा भाग जल का जो जोड़ता है उसे जल संधि कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ ये देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत है। तो ये जो दक्षिण अमेरिका में सबसे ये एंडीज सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो आप देख सकते हैं पूरे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, पूरे पश्चिमी भाग में फैला हुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत है, ये भी बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और उत्तरी अमेरिका जैसा कि हम देख रहे हैं ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिण अमेरिका जो है उसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जा रहा है। तो ये हमारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चंस है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में ही हमारा भारत मौजूद है। तो यहाँ पर्वत श्रृंखला, यहाँ रॉकी पर्वत है, यहाँ एंडीज पर्वत है, और एशिया यानी हमारे भारत में भी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग गॉर्ज, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी एक पर्वत श्रृंखला है। और एटलस, ये भी पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका में। और एक ये भी अफ्रीका में 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। डिकिंसबर्ग पर्वत श्रृंखला भी है, और यूरोप में आल्प्स पर्वत है। तो पर्वतों की पर्वत श्रृंखला भी बहुत है, जिसमें सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ओके, यहाँ देख सकते हैं महासागर, प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। एक मिनट, यहाँ अंटार्कटिका, ये भी एक महासागर है। इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ सालों भर यह बर्फ से ढका होता है। यहाँ इंसान निवास नहीं करते, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, माइनस में होता है, लगभग -80 मतलब -80 या 81 लगभग इसी के आसपास होता है। तो इसमें आदमी मतलब कोई रहता नहीं है। इसमें रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर भारत की या और विभिन्न देशों की शोध होती है, खोज की जाती है, नई नई चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो एजेंसियाँ मौजूद हैं, भारत की भी कई एजेंसियाँ यहाँ मौजूद हैं। ओके, यूरोप एक बहुत छोटा महाद्वीप है, जबकि एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप है, और इन दोनों को जोड़ता है, अलग करता है ये यूराल पर्वत। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक, जो इसे एस आकार का महासागर कहते हैं। आप देख सकेंगे ये एस आकार में फैला हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। और यहाँ है हिंद महासागर, यहाँ दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है।
मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने एक मिनट। तो ये स्थलमंडल है और ये यहाँ लगभग समझ इसकी गहराई एवरेस्ट शिखर है जिसकी गहराई 8,848 मीटर है। और ये प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो मेरियाना गर्त है और वो विश्व के सबसे बड़े महासागर यानी प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त और इसकी गहराई है लगभग 11,022 मीटर। ओके, तो यहाँ कहाँ गया है कि क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी से सबसे ऊंचे भाग से कितनी भाग अधिक होगी? तो सबसे ऊंचा भाग हो जाएगा हमारा इंडिस बोल रहे हैं शिखर माउंट एवरेस्ट विश्व का 8,848 और सबसे गहरा मेरियाना जो 11,022 मीटर है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो सबसे गहरा भाग हमें ज्ञात हो जाएगा, विश्व का सबसे गहरा भाग। ओके, महाद्वीप। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। तो महाद्वीप जो होते हैं वो अलग अलग मतलब टुकड़ों में विभक्त है, जल के कारण ही टुकड़ों में विभक्त है, वही कहा गया है जैसे मैंने पहले समझाया। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। तो 7 महाद्वीप के नाम दिए गए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल मंडल बहुत बड़े भाग में उत्तरी गोलार्ध में। तो ये जो है ये विश्व देखा है। तो जो ये लैंड है आप देख सकते होंगे कि ये लैंड जो है ज्यादातर लैंड नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी भाग में स्थित है। ओके, एशिया। एशिया विश्व का, यहाँ देखते हैं इसमें एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। तो एशिया जो है वो 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पूरी पृथ्वी के 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्वी गोलार्ध यानी कि ये विषुवत रेखा, ये उत्तरी दक्षिणी और ये उत्तरी। तो और इससे भी अगर हम ऐसे बांटते तो ये हो जाएगा पूर्वी। तो जो एशिया है वो यहाँ स्थित है यानी कि उत्तर पूर्वी में स्थित है। ओके, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यहाँ देखा जा सकता है, कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है और कर्क रेखा हमारे भारत से भी गुजरती है जो हमारे भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है यानी कह सकते हैं बराबर भागों में बांटती है। ओके, पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये होंगे यूराल पर्वत, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है जैसे मैंने ऊपर समझाया, अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप यहाँ है, यहाँ एशिया है। इन दोनों का जो भाग है जहाँ दोनों एक समान जुड़े हुए प्रतीत होते हैं उस भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया को जोड़कर। अब यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, मतलब यूरोप जो है वो बहुत छोटा महाद्वीप है और एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो ये एशिया और इसके पश्चिम में यूरोप स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है।
यहाँ देखते हैं, यहाँ यूरोप है, यहाँ आर्कटिक, अटलांटिक और हिंद महासागर, और यहाँ एक देखेंगे भूमध्य सागर, ये लैंड से घिरा हुआ है भूमध्य सागर, इसलिए भूमध्य सागर कहते हैं, यानी तीन तरफ यानी भू से घिरा हुआ, भू के मध्य। तो ये यहाँ देखा जा सकता है कि ये तीनों महासागरों से घिरा हुआ है, यही कहा गया है वहाँ पे। ओके, तीन तरफ से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इनकी स्थिति। अब हम देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका। ओके, विषुवत वृत्त 0 यानी 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में स्थित है। ये वाला सबसे मध्य भाग में स्थित है, जैसे मैंने ऊपर समझाया। आप पाएंगे कि यदि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप के चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। यहाँ देखते हैं ये है अफ्रीका। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, तो ये चारों महासागरों से अफ्रीका घिरा हुआ है, वही कहा गया है। ओके, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, एक मिनट से क्लियर, ये रहा ये नील नदी, ये नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, यह पता लगाइए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत तीनों के। तो जब आप सेपरेटली अफ्रीका के मैप को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अफ्रीका की किन किन देशों से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला था एशिया, दूसरा था अफ्रीका और तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ओके, तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो ये जो सक्रिय स्थल से घिरा हुआ है, स्थल से जुड़ा हुआ है, जो पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। या तो जो नॉर्थ अमेरिका है वो पूरी तरह से नॉर्थ में स्थित है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका है, और ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, ये तीनों तरफ से ये आर्कटिक महासागर, ये तीन महासागरों से घिरा हुआ है। ओके, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका अधिकांश भाग जैसे हम देख रहे थे, ये अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर? तो पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में ये प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये एंडीज पर्वत, ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, यह सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी नहीं है, जबकि अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी जो है वो नील नदी है। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे पहले है हमारा एशिया, एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, एंड देन यूरोप, यूरोप, और सबसे छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम देखते हैं। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। इधर प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, और इधर दक्षिण महासागर है। तो ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और एक दो ऐसे महाद्वीप है ये, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। यही दोनों एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। बाकी सारे महाद्वीप का कुछ पार्ट दक्षिणी में है, जबकि वो महाद्वीप क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं करते। बहुत से देशों में के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र संस्थाएं यहाँ पर स्थित है, जिनके नाम मैत्री तथा भारती हैं। तो ये जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका या सालों इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इस सालों भर बर्फ से घिरा होता है, और यहाँ टेम्परेचर इतना कम होता है कि यहाँ पर कोई निवास नहीं करता। यहाँ शोध केंद्र मौजूद है। भारत के दो शोध केंद्र हैं, मैत्री और भारती। ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो मैत्री और भारती जो है ये ये दो शोध केंद्र जो है वो भारत का है, जो कि अंटार्कटिका में मौजूद है। अब हम पढ़ते हैं जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71 भाग, ये इस ड्राइंग को ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी का 71% भाग तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जिसमें से महासागर नदियों, झीलों, हिम नदियों, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। तो जो हमारे पृथ्वी है वो एक नीला ग्रह है, और नीला ग्रह इसलिए क्योंकि इसके ज़्यादातर भाग में पानी फैला हुआ है। ये जल से घिरा हुआ है। तो हमारे पृथ्वी का जो 71 पार्ट है, पर पृथ्वी का 71 पार्ट है, इसमें जल है, और ओनली 29 जो है इसमें स्थल है, जहाँ हम 29 पार्ट जो है यहाँ हम रहते हैं, और बाकी सारे महासागरों से घिरे हुए हैं। और ये जो महासागर है, ये जो जल उपस्थित है क्या बोलते हैं पृथ्वी पर, इस जल में जल के विभिन्न फॉर्म्स हैं, यानी कि बर्फ है, बर्फ हो गया सॉलिड, और जलवाष्प मौजूद है, जलवाष्प हो गया गैस, और जो जल है वो लिक्विड। तो विभिन्न सारे फॉर्म्स मौजूद है। सारे फॉर्म्स जो जल के हो सकते हैं वो सारे हमारे महासागरों में मौजूद है। जलवाष्प है, और ये खारा पानी है, और
महासागरीय जो है पृथ्वी पर जो जल का पार्ट है वो नदियों, झीलों, हिम नदियों, भूमिगत जल विभिन्न फॉर्म्स में मौजूद है। हिम नदियों यानी ग्लेशियर, और पृथ्वी भूमि के अंदर जो होता है वो भौम जल, और महासागरों में जो होता है वो जल, और नदियां हैं विभिन्न, जैसे कि सबसे बड़ी नदी है नील नदी, और सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। हमारे भारत में सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है हमारे भारत की। तो विभिन्न सारी नदियां हैं, झील हैं, झील मौजूद है, नदियां हैं, हिम नद है, भूमिगत जल है। तो ये सारे जल को मिलाकर 71 पार्ट जो है वो हमारा जल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि तो पृथ्वी का जो 71 में 95% जो है वो महासागरों में पाया जाता है, और महासागरों का जल बहुत अधिक खारा होता है, ये पीने योग्य नहीं होता। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि जब यह पृथ्वी नीला ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में जल उपस्थित है, तो भी आज हमारे यहाँ जल की कमी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बनी हुई है? तो महासागरों का जो जल है वो पीने योग्य नहीं है, उसे हम पी नहीं सकते, वो बहुत अधिक खारा है। और जो पीने योग्य पार्ट, यहाँ आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि ये जो 95% जो है, 97% जो है जल, ये जल जो है वो खारा जल खारा है, और ओनली 2.5% जो है, ओनली 2.5 वी कैन यूज, सो यू कैन यूज इन वाटर, मतलब ओनली 2.5% जो है इसे हम पी सकते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे पृथ्वी पर बहुत अधिक जल की कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, मतलब जो 97% जो जल है, 97% जो जल है वो मानव के उपयोग का नहीं है, ओनली 2.5% वी कैन यूज। सो शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो इस 2.5 भाग में बहुत सारा भाग जो है वो नदी है, कुछ भाग बर्फ है जो कि ग्लेशियर, यानी कि जिसे हम हिमालय में जो ग्लेशियर मौजूद है वो जल इसी का पार्ट है, और कुछ परसेंट जो है वो भौम जल है, जो जैसे हम हैंड पंप लगाते हैं, तो जो पृथ्वी के नीचे से जो भूमि के नीचे से जो जल आता है वो जल पीने योग्य होता है। बर्फ जो पिघलता है, तो जो पिघलने के बाद जो पानी होता है वो पीने योग्य है, और नदियों का जल हम पी सकते हैं। तो इतने ही ये सारे मिलाकर 2.5% ही है, ओनली 2.5। तो यही 2.5 हम लोग पी सकते हैं, बाकी 97% जो है वो महासागर है, और ये बहुत अधिक खारा है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, जल का बहुत कम भाग अलवण जल के मौजूद में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नील ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां तो महासागरीय भाग का जो 3 प्रमुख गतियां हैं, मतलब जो 97% जो भाग है जो महासागर, ये शांत नहीं है, इनमें ज्वार भाटाएं आती हैं। 3 सबसे बड़ी जो गतियां हैं वो ज्वार भाटा है तथा महासागरीय
तरंग है और हमेशा ये गतिशील रहती है। तो ये सारे ऐसे बहती रहती हैं, यही गति है। और तो यही तीनों जो है वो महासागर की गतियां हैं, ये बिल्कुल शांत नहीं है। और अब आगे हम देखते हैं। बड़े से छोटे के आधार पर 5 महासागर प्रमुख है। तो सबसे यहाँ बड़े से छोटे आकार में बताया गया है महासागरों के नाम। सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, उससे छोटा जो है वो अटलांटिक, और उससे छोटा जो है हिंद महासागर, और उससे छोटा दक्षिण महासागर, और सबसे छोटा जो महासागर है वो आर्कटिक। तो हम लोग यहाँ सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, बाकी यहाँ पर जो ऑर्डर दिया हुआ है उस ऑर्डर में याद रखेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र को देखिए। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो हम चित्र यहाँ देखते हैं। यहाँ ये प्रशांत महासागर है और इसके पार्ट में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सभी फैले हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा महासागर है और इसी में सबसे सबसे गहरा स्थल जो है वो है मेरियाना गर्त। सबसे गहरा स्थल जिसकी गहराई है लगभग 11,022 मीटर, मेरियाना गर्त। ओके। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो अटलांटिक सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर में, तो जो हम लोग देख रहे थे यहाँ नॉर्थ अमेरिका था, यहाँ साउथ अमेरिका था, यहाँ अफ्रीका था, तो इसके बीच से जो एस आकार की गई थी यही थी अटलांटिक महासागर और ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ओके। तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अटलांटिक महासागर में, तो यहाँ पर यूरोप स्थित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंतुरित है। यह ऐसे है एस रेखा में। यह अनियमित एवं तंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताशियों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। तो ऐसे जो ये लूप बना हुआ है इस स्थान में मछलियाँ बहुत अधिक मात्रा में रहती हैं और इसी स्थान में सबसे ज़्यादा फिशिंग भी होती है, मछली पकड़ने का। तो सबसे एक व्यापार का एक बहुत अच्छा जगह माना गया है। ओके। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर वो इस प्रकार के लूप में मछलियाँ अधिक रहना पसंद करती हैं। ये मछलियाँ यहाँ सेफ पसंद करती हैं जिसकी वजह से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इंसान जो है यही मछलियों को सबसे ज़्यादा पकड़ता है और यहीं पर व्यापार भी करता है। तो ये व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। तो हिंद महासागर जो है, भारत को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है हिंद, यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका एवं पूर्वी में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ये जो हिंद महासागर है त्रिभुजाकार है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा त्रिभुजाकार है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया मौजूद है। ओके। आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिण महासागर
अंटार्कटिका को महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर फैला हुआ है। तो ये जो दक्षिण महासागर है ये चारों ओर से अंटार्कटिका को घेरता है और ये यहाँ 60 डिग्री ये 60 डिग्री पर घेरता है। वही कहा गया है वहाँ। तो हम आगे देखते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा है। किस महासागर के बारे में बात हो रही है? तो आर्कटिक महासागर ये छिछले जल से घिरा हुआ है और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का जो भाग है इस भाग में फैला हुआ है आर्कटिक महासागर और ये सबसे छोटा महासागर है। तब आगे हम देखते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी के चारों ओर की गैसें की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर गैसों का परत है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ओके। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तो वायुमंडल जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वायुमंडल में ही उपस्थित है ऑक्सीजन और वायुमंडल यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये क्षोभ मंडल जो है ये जो मंडल है ये हमारे संपर्क में होता है पृथ्वी की सतह से। इन्हीं क्षोभ मंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें, ज़्यादातर गैसें इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती है और इसी क्षोभ मंडल में ज़्यादातर मौसमी गतिविधियाँ होती हैं। मौसमी विविधताएं जो होती है जैसे बारिश, गर्जन, बिजली कड़कना, ये सारे क्षोभ मंडल में स्थित होते हैं। बादल बनना, ये सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल में बादल होते हैं लेकिन बहुत क्षोभ मंडल से कम मात्रा में होते हैं और ये एक शांत मंडल है। यहाँ पर मौसमी विविधताएं, गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। और उसके बाद है मध्य मंडल में बादल उपस्थित नहीं होता और इसमें और अगर हम ऊंचाई की दृष्टि से आगे बढ़ते जाएं ऐसे तो यहाँ तापमान कम होता जाता है। और उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बर्मंडल और ये जो समताप मंडल है इसी में ओजोन एक परत है। ओजोन एक गैस होता है, गैसों की एक पतली परत और ये जो गैस है ये ओजोन गैस हमें सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती है, हानिकारक यूवी रेस, उनसे हमारी रक्षा करता है। वो हमारे डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंचता है। ओके। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये जो वायुमंडल है ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। 5 परत यही क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल सबसे बाहरी भाग होता है। ओके। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, यानी कि जो 1600 मीटर जो जैसे कि मैंने बताया कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल ऐसे ऊपर जाते हैं तो तापमान नीचे गिरता है, टेम्परेचर माइनस में जाता है। ओके। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक ऐसे स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग स्थान पर होता है। तो जो पृथ्वी की जो वायुमंडल की दबाव होता है और तापमान होता है वो
अलग अलग स्थान पर अलग होते हैं, यानी पोल पर अलग होता है, विषुवत रेखा पर अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर दबाव कम होगा, और टेम्परेचर जहाँ बहुत कम होगा, माइनस में होगा, वहाँ दबाव ज़्यादा होगा। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो जो गर्म स्थान होता है वहाँ दाब कम होता है, और ठंडा स्थान जो होता है दाब ज़्यादा होता है। तो ये गर्म वायु जो होते हैं वो ऊपर उठती है जलवाष्प के रूप में, तो इसके स्थान जो है वो ठंडी वायु जिसकी टेम्परेचर कम होती है और जो दबाव ज़्यादा आती है वो उनका स्थान लेती है, और वायु की इस प्रकार की गति को पवन कहते हैं। ओके, अब जीवमंडल जैसा कि मैंने बताया था, सभी प्रकार के स्थलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, भूमंडल और जलमंडल मिलाकर ये जो होता है पार्ट, ये होता है ज्वामंडल, जहाँ जीवन संभव हो। ज्वामंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर स्तनधारियों के आकार की पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। तो जैसे कि मतलब जीवों को दो भागों में बांटा जाता है, एक पादप यानी कि पेड़ पौधे, और जंतु यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, और हम मनुष्य भी जंतु में ही आते हैं। तो इन दो भागों में बांटा जाता है, और हम अपने जीवन के लिए इन सभी चीज़ों पर मतलब निर्भर रहते हैं। जैसे हम खाने में, जैसे आहार श्रृंखला को आप देख सकते हैं कि हम खाने के लिए मांस मच्छी भी खाते हैं, और पादपों अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर भी निर्भर होते हैं। उसी तरह से कुछ मांसाहारी जीव होते हैं जो अपने से छोटे जीवों, कुछ दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। वही कहा गया है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओके, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारंपरिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों का कटाव, तो हम अपने खाने के लिए, हम अपने फायदे के लिए पेड़ों को काटते हैं। इसमें ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। तो हम पेड़ काट देते हैं जिससे मिट्टी का अपरदन बहुत तेजी से होता है। जैसे ढलान है तो पेड़ यहाँ मौजूद होगा तो इनकी जड़ें इन मिट्टियों को पकड़ी रहेंगी, लेकिन अगर हम पेड़ काट देंगे तो इनकी जड़ें जो होती है मिट्टी को पकड़े नहीं रहेंगी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपरदन होगा, तो मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होगा। ओके, इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। तो अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम छोर है वो इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 में जलमग्न हो गया था, पानी में डूब चुका था। उसी के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के अपवाहित होने के कारण उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान करता है। तो हम बहुत ज़्यादा नदियों में कपड़े धोते हैं और नहाते हैं और बहुत सारे यूज़ करते हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन होता है, मतलब जल प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण बाद में वो हमारे ही इस्तेमाल में पीने योग्य नहीं रहता, या फिर दूसरे मछलियों जीवों के लिए वो सुरक्षित नहीं होता। वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है, तो वही कहा गया कि दूषित हो जाता है। यह जल दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है, तो दूसरे जीव भी को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण
पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए इसे भूमंडलीय, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों से सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है। ये पृथ्वी की जो तापमान है उसको नियंत्रित करने में सहायक होता है। लेकिन ये जो प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जबकि जो हमारी गाड़ियों और विभिन्न हमारी क्रियाओं से इस गैस में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस गैस की बढ़ोतरी के कारण जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं जो कि इस पृथ्वी के लिए सही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में सही नहीं है। तो वही कहा गया है कि जो जिस मात्रा में उपस्थित है उतना ही सही है, उसके अलावा अगर बढ़ता जाए तो ये पृथ्वी के लिए खतरनाक है। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और इसके क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों प्रमुख परिमंडल को कौन कौन से कहते हैं? तो परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जो मैंने शुरू से तो वही बताया है, तो वही चीज़ है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम जो यूरोप, एशिया और 7 महाद्वीप है वो, और 2 महाद्वीपों के नाम लिखे जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्ष अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 2। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखे। विभिन्न परतें जो 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वही पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत बड़े मात्रा में जल से घिरा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध को इस स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा स्थल पाए जाते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जैवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैवमंडल में ही जीवन संभव है, वहाँ पर प्रमुख तत्व है जिसके कारण जीवन संभव है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यूराल पर्वत। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका स्थल संधि, पनामा स्थल संधि के कारण। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? सबसे सर्वाधिक गैस है नाइट्रोजन, जो पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों पर बना है? कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? तो स्थल मंडल जो है वो ठोस चट्टानों से बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। और ये फिल इन द ब्लैंक्स। विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त। ब्लैंक महासागर का नाम एक देश के नाम पर, हिंद महासागर। ब्लैंक स्थल जल एवं हवा एक सीमित भाग में जीवन के लिए सहायक है। तो ये सारे बहुत इजी क्वेश्चंस है जो आप कर ले जाएंगे, और चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।